क्लास 9th। आज बेटा डेट है 23 अप्रैल और लास्ट टाइम हमने आपका सबक नंबर 10 ख़त्म किया था। आज आपकी किताब का हिस्सा नसर का सबक नंबर 11 हमने पढ़ना है। सबक नंबर 11 है कदर अयाज। सबक नंबर 11 है कदर अयाज, जिसके मुसन्निफ़ हैं कर्नल मोहम्मद ख़ान। यहाँ पे आपको किताब भी मैं आपको दिखा देती हूँ। उसमें जो लाइंस मार्क हुई हैं, पेज नंबर आपकी बुक का है 86, उसको निकालें। ठीक है, निकाल कर आपको जो लाइंस मार्क हुई भी नज़र आ रही हैं, उन लाइंस को जो है आपने मार्क कर लेना है फॉर MCQs। ठीक हो गया। अब बेटा बाकायदा हम इसका तारुफ़ का आगाज़ करते हैं। कदर अयाज के जो मुसन्निफ़ हैं वो हैं कर्नल मोहम्मद ख़ान। कर्नल मोहम्मद ख़ान उर्दू के मुमताज़ मज़ार नगार की हैसियत से जाने जाते हैं, जो कि 1910 में चकवाल में पैदा हुए। आप जो थे आपने क़याम पाकिस्तान के बाद दफ़ाए पाकिस्तान में भी हिस्सा लिया और उसमें आपने रन कश्त के महाज पर नुमाया कारनामे जो है वो अंजाम दिए और कर्नल के ओहदे तक पहुँच के आप जो है अपनी मुलाजमत से फ़ारिग हुए। यहाँ पे आपकी कुछ तसनीफ़ के बारे में बताती चलूँगी। बजंग आमद, बसलामत रवी और बज़्म आराइयाँ जो हैं इनकी तसनीफ़ हैं। ठीक हो गया। उसके अलावा इनके तसनीफ़ में जो है वो तंज़ और मज़ाक़ की तहरीरें मोस्टली पाई जाती हैं, यानी कि तंज़ और मज़ाक़ को लेकर उन्होंने तहरीरें जो हैं वो तहरीर की हुई हैं। यहाँ पर उनके सने वफ़ात है 1999। तो ये मुख्तसर सा तारुफ़ था कदर अयाज का। बाकी इनका मुकम्मल तारुफ़ आपको आपकी किताब का सफ़ा नंबर 86 पर दिख रहा होगा। आपने वहाँ से एक दफ़ा इस तारुफ़ को जो है वो पढ़ लेना है, ताकि आपको थोड़ी बहुत भी जो मुश्किल दरपेश हो वो आप इससे ख़त्म कर सकें। ठीक हो गया। अब बेटा आगाज़ करते हैं आपके सबक का। पेज नंबर 87 निकालें। यहाँ पे आपको टाइटल नज़र आ रहा होगा कदर अयाज का। ठीक है, सबक का बाकायदा आगाज़ करते हैं हम। आप अपनी पेंसिल जो है मीनिंग्स के लिए और हाईलाइट या पेंसिल जिससे भी आपने मार्क करनी है लाइंस को, वो अपने हाथ में पकड़ लें, ताकि साथ साथ जहाँ पे आपको लाइंस मार्क हुई भी नज़र आ रही हैं वहाँ आप लाइंस को मार्क कर लें और जहाँ मैं मीनिंग बोलूँ वहाँ मीनिंग्स को राइट डाउन कर लें। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। सबक कदर अयाज में कर्नल मोहम्मद ख़ान जो हैं उन्होंने हमें एक इस्लाही अंदाज में तबलीग करते हुए हमें वो नज़र आ रहे हैं। वो दरअसल ये बताना चाहते हैं कि कोई चीज़ जो है वो ख़ुद बज़ाते आड़ नहीं होती, यानी कि देहातियों के तर्ज़ हयात, सादगी, शराफत जो है वो कोई बुरी चीज़ नहीं है। हमारी जो नस्ल नौ है वो उनकी शराफत को, उनकी सादगी को थोड़ा सा मज़ाक में ले जाती है, मज़ाक के तौर पर लेती है, तो वो अपने तौर पर इस चीज़ को बुरा समझ रही हैं। लेकिन देहाती ही होते हैं जो पढ़ लिख कर माशरे के इंतहाई महज़ब और शाइस्ता इंसान के रूप में सामने आते हैं। तो इस सबक में जो है कर्नल मोहम्मद ख़ान वो हमें इसी चीज़ से जो है थोड़ा सा आगाही देना चाह रहे हैं। अब हम आगाज़ करते हैं ताकि हमें मज़ीद इसकी जो है वो समझ आ सके। यहाँ पर आपको सफ़ा नंबर 87 दोबारा बताते चलूँगी और आपने अपने हाथ में पेंसिल जो है वो रख लेनी है फॉर मीनिंग्स। जी, तो स्टार्ट करते हैं। कर्नेलों को रहाइश के खासे उम्दा सी क्लास बंगले मिलते हैं। इस लाइन को मार्क कर लें कि कर्नलों को कौन से बंगले रहने के लिए मिलते हैं। मुझे खुशकिस्मती से एक ऐसा बंगला मिल गया जो अपनी क्लास में भी इंतखाब था। इंतखाब यानी कि बेहतरीन था, यानी मुझे कर्नेलों में वो इम्तियाज़ हासिल ना था जो मेरे बंगलों में था। बूढ़े बैरों से रवायत थी कि वॉल्सन रोड, मार्क करें इस लाइन को भी, वॉल्सन रोड का ये लाशरीक बंगला वॉल्सन साहब ने खासतौर पे अपने लिए बनवाया था। ये बंगला कमो पेश 2 एकड़ किताई ज़मीन पर वाक़या था, यानी कि सामे अज़ल से मुराद यहाँ पे अज़ल से शुरू से, यानी कि अल्लाह ताला ने ही इसे खासा शहाना तोलो अर्ज़ यानी कि लंबाई बख्शी थी। इमारत के सामने वसी चमन था, चमन बाग जिसके हाशिए पे मेहंदी की गहरी सब्ज़ बाड़ के सर पर नेज़ों ऊंचे सरों और सफ़ेदे के पेड़ लहलहाते थे। चमन में जा बजा सुर्ख सफ़ेद गुलाब के पौधे थे। अलगर्ज हमारे बंगले का मिजाज हर जाविये से अमीराना था। मुकाबले में हमारे असासे के तेवर हर चंद के खाकसराना यानी कि गरीबाना थे। ताहम अपने मकान की शान के पेश नज़र हमने जूं तू करके हर कमरे के लिए एक कलीन या दरी पैदा कर ली। अगरचे इस कार्य खैर का बेशतर अजम मुकामी कबाड़िए को मिला, अवाज़े इस मुनासिब फर्नीचर भी हासिल कर लिया। में जो है वो कर्नल मोहम्मद ख़ान ने उस बंगले की थोड़ी सी तारीफ़ की और उसके फ़र्नीचर के बारे में बताया है कि उन्होंने वो फ़र्नीचर कहाँ से बेसिकली परचेज़ किया। अब कह रहे हैं कि सलीम मियाँ जो अभी सलीम जो है वो कर्नल मोहम्मद ख़ान के बेटे हैं। सलीम मियाँ जो अभी मैट्रिक के इम्तहान से फारिग हुए थे, दूसरे कर्नेल ज़ादों की तरह वो इनके हमरा बेफिक्री से बैडमिंटन खेलते और सरे शाम ही दोस्तों के साथ टेलीविज़न के सामने जम जाते। क्या मजाल कोई गैर इस मुशाहिदे में मुखल यानी कि दखल दे दे या शरीक हो, सिवाय इसके कि हमारा बूढ़ा मुलाजिम अली बख्श
जहाँ पे उनके मुलाजिम का नाम आया उस लाइन को भी मार्क करें। इनकी तवाज़ा के लिए, तवाज़ा यानी कि खातिरदारी के लिए कमरे में खामोशी से दाखिल और खारिज होता रहता। अली बख्श को यूं भी सलीम से उन्स था, उन्स यानी कि मोहब्बत या लगाव था, इसी के हाथों में पला था। एक दिन मैं अपने मुताले के कमरे में बैठा था कि अली बख्श खिलाफ मामूल रोनी सूरत बनाए हुए दाखिल हुआ। वजह घरानी पूछी, वजह घरानी बेजारी की वजह पूछी तो सलीम मियाँ ने डांटा है, कहते हैं बदतमीज़ हो, गुवार हो, देहाती हो। मैंने इन अरशदात की शान नज़ूल पूछी तो बोला कल सलीम मियाँ की गैर हाजिरी में इनके दोस्त अमजद साहब माकरे, इस लाइन को भी उसके दोस्त का नाम आया और बाहर बरामदे ही में आराम कुर्सी पर बैठ गए। मैंने इनके कहने पर इन्हें ठंडे पानी का गिलास पेश किया। काफ़ी देर सलीम साहब का इंतज़ार करते रहे, लेकिन आखिर मायूस होकर चल दिए। बाद में जब मैंने उनको बताया तो मुझ पर बरस पड़े, कहने लगे इन्हें गोल कमरे पे सोफे पर क्यों ना बैठाया, रेफ्रिजरेटर से निकाल कर कोका कोला पेश क्यों ना की। अब मुझे समझेगा कि इन लोगों को तवाज़ा का सलीका नहीं, देहाती हैं, जंगली हैं। और फिर जो मुँह में आया कह दिया। अली बख्श के दास्तान गम ख़त्म हुई तो सलीम मियाँ भी आ गए। अली बख्श के चेहरे पर शिकायत लिखी हुई देखी तो अपने दिल पर लिखी हुई शिकायत बयान करने लगे। हमने कौन सा ये किस्सा सुना, तरफीन के बयानों से वाज़ेह था, तरफीन यानी कि दोनों तरफ के लोग के बयानों से वाज़ेह था कि तनाज़ा बहुत खफीफ है। खफीफ यानी कि मामूली, हल्का। ये कि दो तरफ़ा का हदूद अरबा यानी कि चारों तरफ एक चाय की प्याली में समा सकता है। अली बख्श इसलिए नाखुश थे कि इसे देहाती कहा गया और सलीम मियाँ इसलिए भरम थे कि अली बख्श की गलती की वजह से अमजद इन्हें देहाती समझा होगा। हमारे नज़दीक देहाती होना या समझा जाना ऐसी काबिल बर्दाश्त कबाहत ना थी। कबाहत यानी कि बुराई ना थी। चनाचा हमने हंसी में ही देहातीपन के फ़ज़ाइल बयान करना शुरू किए और इस बलागत के साथ, बलागत यानी कि हस्ब मौजू जो तवक्का चल रहा है वो, ब्लागर के साथ कह दिया कि अली बख्श दोनों मुस्कुरा दिए और बाहम राजी हो गए। बातों में हम इन्हें एक देहाती का किस्सा सुनाने लगे। एक था लड़का जो अपने गांव से प्राइमरी पास करने के बाद शहर के हाई स्कूल में जा दाखिल हुआ। अपने गांव में तो वो छोटा चौधरी या चौधरी का बेटा था, लेकिन था ठेठ देहाती यानी कि पक्का देहाती। पहले दिन क्लास में गया तो नंगे सर पे साफा बांध रखा था, यानी कि सर पे बांधने वाला रुमाल, बर्दन पे कुर्ता, पाँव में फोटोवारी जूती। मास्टर जी ने शलवार पहनने को कहा तो धीमी आवाज़ में बोला, ओ खुदा, सुत्थन ते कुड़िया पाउंदिया ने यानी कि पहनती हैं, सुत्थन यानी कि शलवार। सलीम मियाँ ये सुनकर खिलखिला उठे और बोले, सचमुच का पक्का पेंडू था, मगर अब्बा जान पतलून क्यों नहीं पहनता था। मैंने कहा, बेटा ये आज से 40 वर्ष पहले की बात है। इन दिनों अगर मास्टर जी खुद भी पतलून पहन लेते तो शहर के कुत्ते इन्हें वलायत पहुंचाते। इसलिए मेरी बात पूरी तरह समझे बगैर हंस दिए। बूढ़ा अली बख्श पूरी तरह समझकर मुस्कुराया। हमने कहानी जारी रखी। पतलून पहने हुए खाल ही नजर आते थे, खाल कम ही नजर आते। मसलन सारे स्कूल में एक माँ करे इस लाइन को, सारे स्कूल में एक सेकंड मास्टर साहब थे जो सूट पहनते थे। लड़के इन्हें जेंटलमैन कहा करते थे। लाहौर में तालीम पाई, वहीं के रहने वाले थे। हर फिक्रे में 2-3 अंग्रेजी के लफ्ज़ बोलते थे। लड़के रश के मरने लगते थे। आदमी खुश मिजाज था, हॉकी की खिलाड़ी थे, शिकार के शौकीन। एक दफ़ा दिसंबर में शिकार करते करते देहाती लड़के गाँव जा निकले। रात हो रही थी। आपने इसी के यहाँ ठहरने का फैसला किया। इनके दरवाजे पे जाकर दस्तक दी। लड़के ने अचानक मास्टर जी को घर के दरवाजे पे देखा तो एक लम्हे के लिए चकरा सा गया। मास्टर साहब ने मजाक में कहा तो था कि हम एक दिन छोटे चौधरी के मेहमान बनेंगे। मास्टर जी इसे छोटा चौधरी भी मजाकन ही कहते थे, लेकिन चौधरी को तवक्का थी कि मास्टर जी मजाक की हद तक ही रखेंगे, मगर आज वो हद फैलाकर इसके रूबरू आ खड़े हुए तो छोटे चौधरी को मेज़बानी के बगैर चाह ना था। ये नहीं था कि छोटे चौधरी इसके घर वाले मेहमान नवाज ना थे। इन्हें सिर्फ इस बात का यकीन नहीं था कि इनकी मेहमान नवाजी मास्टर जी को मुवाफिक भी आएगी या नहीं, यानी कि उनके मुताबिक भी होगी या नहीं। बहरहाल उन्होंने अपनी तवाज़ा की इब्तिदा की। छोटा चौधरी इसके बड़े भाई मास्टर जी को बसदे तज़ीम यानी कि बहुत ज़्यादा इज्जत के साथ अपने चौपाल में लेंगे। चौपाल के 2 हिस्से थे माकरे इस लाइन को, एक में घोड़ी बंदी थी और दूसरे के अहम मरकज़ में आतिशदान था, जिसकी आग के शोले और धुआं बैकवर्ड बुलंद होकर चौपाल में रोशनी और तारीकी फैला रहे थे। आतिशदान के इर्द गिर्द खुश्क घास का नरम और गर्म फर्श था, जिसे मुकामी बोली में सुथर कहते थे। गाँव के 20-22 आदमी सुथर पर बैठे हुक्का पी रहे थे। मास्टर जी दाखिल हुए तो सब खड़े हो गए। मास्टर जी को आओ जी खैर नाल कहा। हर एक ने इनसे मुसाफा किया, हर एक ने इनके बाल बच्चों की खैरियत पूछी। मास्टर जी ने छूटते ही ज़रा शर्मा कर कह दिया कि अभी बाल बच्चों की नौबत नहीं आई,
लेकिन इन नामौलूद बरखुरदारों की हैरियत बहरहाल हर मुलाकाती ने पूछी कि यही इनकी तवाज़ा की तरकीब थी। चूंकि मास्टर जी ने पतलून पहन रखी थी, लिहाजा फर्श पर बिठाने की बजाय इनके लिए रंगीली चारपाई बिछा दी गई। सलीम हैरान होकर बोले, अब्बा जान, इनमें इतनी अकल न थी कि इन्हें कुर्सी देते? कहा, बेटा अकल तो थी, कुर्सी ना थी। सलीम ने फैसला कुन अंदाज में कहा, अगर कुर्सी ना थी तो चौधरी किस बात के थे? मैंने कहा, एक तो चौधरी ज़रा छोटी किस्म के थे और दूसरे गांव में चौधरीपन की नुमाइश कुर्सियों से नहीं की जाती। सलीम देहातियों की कोई गलती, कोई कमज़ोरी पकड़ने पर तुला हुआ था। बोला, मगर कोई गोल कमरे में घोड़ी भी बांधता है। मैंने सलीम को समझाया, अगर घोड़ी के लिए कोई अलहदा मुस्तकिल कमरा ना हो तो फिर भी गोल कमरे में ही रहती है। अलावा इस गाँव के कमरे इतने गोल भी नहीं होते। सलीम तंज को पा गया और बोला, गोल कमरा तो वैसे नाम पड़ गया है, हमारा अपना गोल कमरा भी तो चौकोर है, मगर बात यह है कि ड्राइंग रूम में घोड़े गधे का क्या काम? मैंने हंसकर कहा, बेटा देहाती लोग इतने महज़ब नहीं होते कि ड्राइंग रूम में कुत्ते ले आएं, वो घोड़ों ही से गुजारा कर लेते हैं। अली बख्श मुस्कुराया। सलीम किसी कदर चकराया, लेकिन कहानी बहरहाल इश्तियाक से सुन रहा था। इश्तियाक यानी कि शौक से। क्या हुआ? फिर गांव का नाई मास्टर जी के पाँव दाबने लगा। एक नौकर डराया गया कि इनके लिए ताज़ा मकई के भुट्टे बनवा के लाए। सलीम झट बोल उठे, अब्बा जान, मकई के भुट्टे तो पिकनिक पर खाए जाते हैं, घर में तो चाय पिलाई जाती है, वो लोग ये भी नहीं जानते थे। मैंने कहा, ये घर में पिकनिक मना लेने की गलती देहातियों से अक्सर हो जाती है। बहरहाल मास्टर जी ने खुद इनकी इस्लाह की और भुट्टे का नाम सुन के कहने लगी, ये तकलीफ़ ना करे, हो सके तो एक प्याली चाय पिला दें, ज़रा सर्दी भी है। सलीम ने फौरी तायद की, बात भी ठीक की, वक्त जो चाय का था। मैंने कहा, बात तो ठीक थी, बशर्ते कि इनके घर चाय भी होती। इस मुकाम पर सलीमिया तेज़ी से सवाल करने लगे और हमारी कहानी ने मुकालमे की शक्ल इख्तियार कर ली। चनाचा फ़ौरन बोले, तो क्या इनके घर में चाय खत्म हो गई थी? नहीं बेटा, कभी शुरू ही नहीं हुई थी। इन दोनों चाय अभी देहात में नहीं पहुंची थी। तो क्या उन्होंने मेहमानों से साफ कह दिया कि हमारे पास चाय नहीं? कितनी शर्म की बात है। मैंने कहा, भाई मेरे ख्याल में पहले तो घर में चाय का ना होना शर्म की बात नहीं है, दूसरे उन्होंने मेहमान की खाती चाय के लिए दौड़ धूप शुरू कर दी और आखिर मुकामी हकीम के घर से चाय मिल गई। उन दोनों चाय से मरीजों को पिलाई जाती थी। सलीम ने लंबा सांस लिया और बोले, चलो शुक्र है चाय तो मिली। मैंने कहा, हाँ चाय तो मिल गई, लेकिन फिर एक अजीब सवाल पैदा हो गया, यही ना कि चाय के साथ खाने को क्या दिया जाए? वहाँ तो ले दे के मकई के भुट्टे ही थे। नहीं बेटे, ये बात ना थी, सवाल ज़रा बुनियादी नोयत का था, और वह ये कि चाय कैसे बनाई जाए। सलीम नीम वहशत के आलम में मेरा मुँह तकने लगा और बोला, अब्बाजान, चाय का तो हमारा जमादार भी बना सकता है और दिन भर पीता रहता है। ये हमने सफ़ा नंबर 90 तक जो है वो आपका ये सबक नंबर 11 पढ़ा। आज के लिए यहाँ तक मार्क कर लें। नेक्स्ट हम आपके सफ़ा नंबर 91 से जो है उसका आगाज़ करेंगे। ठीक हो गया?